ध्यान देना, रिएक्शन मैकेनिज्म पार्ट 2 में जैसे कि हम 3 कैटेगरीज की बात करते हैं, एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड एलिमिनेशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन में 3 कैटेगरीज की हम बात करते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एंड फ्री रेडिकल एडिशन, जो हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। अब हम सेकंड कैटेगरी स्टार्ट कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की अगर बात की जाए तो ध्यान देना, सिमिलर टू एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैन आल्सो बी ऑफ 3 टाइप्स, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। और कैटेगराइजेशन का बेसिस बिल्कुल वैसा ही रहता है जैसा हम एडिशन रिएक्शन की बात करते हैं। आप ध्यान देना, फर्स्ट ऑफ ऑल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ type of bond fission involved during the reaction. If homolysis is observed in the reaction, as we have discussed, in case of homolysis, free radicals are formed, so mechanism involved in the reaction will be free radical mechanism. So if homolysis is observed during the reaction, it will be free radical substitution and is represented by SF. If heterolysis is observed in the reaction, there will be formation of ions, so it will be categorized as ionic substitution. And as we know, ionic reaction is further categorized on the basis of type of attacking reagent. If attacking reagent is nucleophile, it will be called nucleophilic substitution reaction, that is SN. And if reaction is initiated by electrophile, or you can say if attacking reagent is electrophile, it will be electrophilic substitution reaction, that is AC. Now the examples which will be covered in these 3 categories will be, in case of free radical substitution, will cover substitution reactions of alkanes and a specific reaction, that is allylic and benzylic halogenation. These reactions follow free radical substitution mechanism. In case of nucleophilic substitution mechanism, will cover substitution reactions of acid and derivatives, alkyl halides and aryl halides, alcohol and ethers. Since substitution reactions of these compounds complete through nucleophilic substitution mechanism. And in this category will cover substitution reactions on benzene ring. The substitution reactions on benzene ring follow this mechanism, that is electrophilic substitution reaction. तो ये ओवरऑल हम substitution reaction का पार्ट कवर करेंगे। और आप ध्यान देना, substitution reaction कंप्लीट होने का मतलब है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत मेजर पार्ट कवर होता है, इंपॉर्टेंट पार्ट कवर होता है। ठीक है, तो इस केस में सबसे पहले अब हम स्टार्ट करेंगे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, फिर हम कंप्लीट करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड देन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। चलिए अब इसमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में फर्स्ट कैटेगरी हम स्टार्ट करते हैं एंड दैट इज फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन के लिए जो एग्जांपल्स हम डिस्कस करेंगे उसमें हम बात करेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ एल्केन्स, और सेकेंड हम इसमें एक स्पेसिफिक प्रोसेस डिस्कस करेंगे allylic and benzylic halogenation. So let us start with the one of the category of substitution reaction, that is free radical substitution. सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ एल्केन्स। आप ध्यान देना, देखो एल्केन्स की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से क्यों कंप्लीट होती है। अगर इस कंसेप्ट की बात की जाए तो आप याद करें, जैसे कि मैंने आपको रिएक्शन मैकेनिज्म पार्ट 2 जब हमने इनिशिएट किया तो मैंने आपको बताया कि रिएक्शन में बॉन्ड ब्रेक होने की 2 कंडीशंस होती है। एक तो रिएक्शन में बॉन्ड इटसेल्फ ब्रेक हो बाय द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड, और दूसरा हम बात करते हैं बॉन्ड हम ब्रेक करें। और बॉन्ड हम ब्रेक करें मतलब आउटसोर्स से एनर्जी प्रोवाइड करके हम बॉन्ड ब्रेक करें, तो उसमें हमारे पास ऑप्शन होता है होमोलाइसिस, उसमें हमारे पास ऑप्शन होता है फोटोलाइसिस और थर्मोलाइसिस, मतलब बाय फोटोन्स एनर्जी पैकेट्स, या फिर थर्मोलाइसिस मतलब बाय हीट। अब आप ध्यान देना, देखो रिएक्शन में अगर हम बॉन्ड इटसेल्फ ब्रेक होने की बात करते हैं, जिसमें हम बात करते हैं बाय द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड,
तो उसके लिए आप याद करें हमें ऐसे मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट होती है इलेक्ट्रॉन फ्लो के लिए जिस मॉलिक्यूल में या तो पोलैरिटी हो या उसके पास लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड हो। मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल से रिलेट करके बताता हूं। जैसे आप देखो, इफ प्रोपीन इज रिएक्टेड विथ क्लोरीन, अगर आप प्रोपीन की रिएक्शन क्लोरीन के साथ में लेते हैं तो ये रिएक्शन इटसेल्फ इनिशिएट हो सकती है, क्योंकि यहां पर बॉन्ड का जो ब्रेकेज होगा वो इटसेल्फ होगा। और कैसे ब्रेकेज होगा, तो देखो इस केस में अगर बात की जाए तो जब क्लोरीन मॉलिक्यूल एल्कीन के कांटेक्ट में आएगा तो एल्कीन के पास हम बात कर सकते हैं लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, और अगर इसके पास लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है तो जैसे ही क्लोरीन मॉलिक्यूल से इंटरेक्ट करता है लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो स्टार्ट होता है क्लोरीन के वेकेंट ऑर्बिटल के लिए, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा दोनों क्लोरीन में ईएन डिफरेंस क्रिएट होगा, और ईएन डिफरेंस क्रिएट होने के साथ में ये बॉन्ड ब्रेक होना स्टार्ट हो जाता है। ऐसे हमने डिस्कस किया है। तो यहां पर बॉन्ड जो ब्रेक हुआ है वो हमने कोई आउटसोर्स से एनर्जी प्रोवाइड करके इस बॉन्ड को ब्रेक नहीं किया है, ये इटसेल्फ बॉन्ड ब्रेक हो रहा है बाय द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। लेकिन ऐसा हो, ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो, उसके लिए हमारी डिमांड होती है कि मॉलिक्यूल में या तो लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होना चाहिए लाइक एन एल्कीन, या फिर मॉलिक्यूल में पोलैरिटी होना चाहिए। अब आप देखो, मैं यहां पर थोड़ा सा चेंज करता हूं। यहां पर हम फिर से क्लोरीन मॉलिक्यूल ले रहे हैं, फिर से हम इसमें क्लोरीन मॉलिक्यूल ले रहे हैं। अगेन वन ऑफ द रिएक्टेंट इज क्लोरीन मॉलिक्यूल, बट इस बार मैं यहां पर एल्कीन ना लेकर के एल्केन मॉलिक्यूल ले रहा हूं, मीथेन। और अब आप ध्यान देना, अगर आप मीथेन की रिएक्शन क्लोरीन के साथ करवाएंगे तो इस केस में क्वेश्चन है कि यहां पर भी बॉन्ड का फिशन जो होगा, बॉन्ड ब्रेकेज जो होगा, क्या यहां पर भी वो इटसेल्फ पॉसिबल है क्या बाय द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो आप ध्यान देना, अगर क्लोरीन मॉलिक्यूल मीथेन के कांटेक्ट में आता है तो जिस तरह से हमने यहां पर इलेक्ट्रॉन फ्लो की बात की थी वो इलेक्ट्रॉन का फ्लो यहां पर पॉसिबल नहीं होगा। क्यों पॉसिबल नहीं होगा, इसका रीजन समझ में आ रहा है? क्योंकि एल्केन मॉलिक्यूल की अगर बात की जाए तो एल्केन मॉलिक्यूल में ना तो पोलैरिटी है और ना ही लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड अवेलेबल है। आप ध्यान देना, एल्केन मॉलिक्यूल की अगर बात की जाए तो ना तो इसमें पोलैरिटी है ना इसमें लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड अवेलेबल है। तो ऐसे में फिर तो हम बात कर सकते हैं कि यहां पर इलेक्ट्रॉन का फ्लो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्लो के लिए हमारी डिमांड होती है कि या तो मॉलिक्यूल में पोलैरिटी होना चाहिए या फिर मॉलिक्यूल के पास लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होना चाहिए, जो इसके पास नहीं है। तो अब क्वेश्चन है फिर यहां पर अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होगा, बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, तो रिएक्शन कैसे इनिशिएट होगी? मतलब एल्केन की यहां पर क्लोरीन के साथ में रिएक्शन इटसेल्फ इनिशिएट होना पॉसिबल नहीं है, जबकि एल्कीन के साथ में अगर आप क्लोरीन की रिएक्शन की बात करें तो ये नॉर्मल कंडीशन में रिएक्शन इटसेल्फ इनिशिएट होती है दोनों मॉलिक्यूल के इंटरेक्शन के साथ में। अब क्वेश्चन है फिर यहां पर अगर हमें मॉलिक्यूल रिएक्शन को इनिशिएट करना है तो क्या करना होगा? तो देखो यहां पर अब हमें बॉन्ड खुद को ब्रेक करना होगा, हमें बॉन्ड ब्रेक करना होगा। और अगर हमें बॉन्ड ब्रेक करना होगा तो आप ध्यान देना, इसके लिए फिर हमारे पास क्या कंडीशन है, हम आउटसोर्स से एनर्जी सप्लाई करें, और उसके लिए हमारे पास दो ऑप्शन है, फोटोलाइसिस और थर्मोलाइसिस। मतलब प्रेजेंस ऑफ लाइट और बाय हीट। मतलब इस बार बॉन्ड हमें ब्रेक करना है, और बॉन्ड अगर हम ब्रेक करेंगे तो या तो फोटोलाइसिस, फोटोन्स एनर्जी पैकेट्स के थ्रू, या फिर थर्मोलाइसिस मतलब हीट के थ्रू। और ऐसे में हम बात कर सकते हैं कि अगर बॉन्ड हम ब्रेक कर रहे हैं जिसमें हम फोटोलाइसिस या थर्मोलाइसिस की बात कर रहे हैं, तो याद करो जब भी बॉन्ड हम ब्रेक करते हैं तो बॉन्ड फिशन का टाइप क्या होता है, होमोलाइसिस होता है। मतलब इस केस में बात कर सकते हैं कि अब यहां पर बॉन्ड फिशन जो होगा दैट विल बी होमोलाइसिस। और अगर होमोलाइसिस होगा तो फ्री रेडिकल यहां पर जनरेट होंगे, और अगर फ्री रेडिकल जनरेट होंगे तो फिर तो इस रिएक्शन की मैकेनिज्म क्या हो जाएगी, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हो जाएगी। और ये रीजन है, देखो जो एल्केन्स की रिएक्शंस की हम बात करते हैं, एल्केन्स की रिएक्शंस की जो हम बात करते हैं, एल्केन्स की रिएक्शंस फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से क्यों कंप्लीट होती है, रीजन समझ में आ रहा है? क्योंकि एल्केन मॉलिक्यूल की अगर बात की जाए तो एल्केन मॉलिक्यूल नॉन पोलर है, इसमें पोलैरिटी नहीं है, और एल्केन मॉलिक्यूल के पास लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड अवेलेबल नहीं है, दे हैव स्ट्रांगली बॉन्डेड सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्लाउड, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड तो स्ट्रांग बॉन्ड होता है। और ये रीजन है कि क्योंकि एल्केन नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, इनके पास लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड अवेलेबल नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो से जो बॉन्ड ब्रेक होने की हम बात करते हैं इस तरह से, वो यहाँ पर एल्केन की रिएक्शन में फिजिबल नहीं होता है। और अगर नहीं होता है तो फिर यहाँ पर रिएक्शन हमें इनिशिएट करनी होती है, और हम अगर रिएक्शन को इनिशिएट कर रहे हैं, हम अगर बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं, तब तो होमोलाइसिस होगा, और अगर होमोलाइसिस होगा तो फ्री रेडिकल बनेंगे, और फ्री रेडिकल का अगर फॉर्मेशन होगा तो रिएक्शन की मैकेनिज्म फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हो जाएगी। तो ये रीजन है कि रिएक्शंस ऑफ एल्केन्स कंप्लीट थ्रू फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। क्लियर हो रही बात है? तो यहां पर एक पॉइंट हम ये दे सकते हैं, देखो
alkanes are non-polar molecules and they have strongly bonded sigma electron cloud. They have strongly bonded sigma electron cloud. That's why their reactions are generally carried out in presence of light, in presence of peroxide और at high temperature. क्योंकि अगर ये कंडीशन है कि मॉलिक्यूल नॉन पोलर है और उनके पास लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन क्लाउड, बाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड अवेलेबल नहीं है, तो फिर तो रिएक्शन को हमें इनिशिएट करना होगा, और हमें इनिशिएट करना होगा तो फिर तो या तो थर्मोलाइसिस की बात करेंगे मतलब हाई टेम्परेचर की, या फोटोलाइसिस की बात करेंगे मतलब प्रेजेंस ऑफ लाइट की, या फिर हम कंडीशन लेते हैं पेरोक्साइड। याद करें ये सब कंडीशंस जो हैं वो फेवरेबल कंडीशन है किसके लिए? होमोलाइसिस के लिए। और अगर होमोलाइसिस के लिए फेवरेबल कंडीशन है तो फिर तो फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा, और फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा तो मैकेनिज्म क्या हो जाएगी? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो आप ध्यान देना, alkane molecules are non-polar molecules and they have strongly bonded sigma electron cloud. So their reactions are carried out in presence of light, at high temperature, or in presence of peroxide, which are favorable conditions for homolysis. So reactions of alkanes complete with free radical substitution mechanism. ये रीजन होता है कि जो एल्केन्स की रिएक्शंस है वो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म से कंप्लीट होती है। तो ये रीजन क्लियर है। अब इस पर बेस्ड जो एल्केन्स की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के एग्जांपल्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। ध्यान देना, इसमें हमें मेनली जो रिएक्शंस डिस्कस करना है वो 3 रिएक्शंस हम इसमें डिस्कस करेंगे। आप ध्यान देना, ये 3 रिएक्शंस हमें डिस्कस करना है इसमें, हैलोजेनेशन, नाइट्रेशन एंड सल्फोनेशन। और इन रिएक्शंस में अगर हम प्रोसेस की बात की जाए तो देखो हैलोजेनेशन का मतलब क्या होगा? इन हैलोजेनेशन प्रोसेस हाइड्रोजन ऑफ एल्केन विल बी रिप्लेस्ड बाय हैलोजन। मतलब इस केस में अगर हम बात करें तो यहां पर हैलोजेनेशन प्रोसेस में जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा दैट विल बी RX. When hydrogen of alkane is replaced by nitro group, the process is called nitration. So in this case, hydrogen will be replaced by nitro group. And when sulfonic group is replacing hydrogen, the process is called sulfonation. So in this case, alkane sulfonic acid will be formed as product. So this is about halogenation, nitration and sulfonation. And these are examples of फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ एल्केन्स। देखो ये 3 रिएक्शंस हम डिस्कस करेंगे। हालांकि देखो इन 3 रिएक्शंस में अगर मैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करूं तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो इसमें इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो फर्स्ट रिएक्शन है इसमें हैलोजेनेशन ऑफ एल्केन। देखो एल्केन की जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हम डिस्कस कर रहे हैं इसमें अगर क्वेश्चन आता है तो मेनली यहां से क्वेश्चन आता है, हैलोजेनेशन ऑफ एल्केन्स।
तो ये पार्ट हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। नाइट्रेशन और सल्फोनेशन, ये मैं आपको इनका थोड़ा थोड़ा आइडिया आपको दूंगा मैं, लेकिन यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पार्ट हमारे लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो फर्स्ट स्टेशन है हैलोजिनेशन, और इस रिएक्शन को हम डिटेल में बात करेंगे, ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो बात करते हैं इसमें फर्स्ट स्टेशन की, हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन। आप ध्यान देना, देखो हैलोजिनेशन की अगर बात की जाए तो इसके लिए जो नेट रिएक्शन है, एल्केन इज रिएक्टेड विद हैलोजन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट और एट हाई टेम्परेचर। या तो हम रिएक्शन को लाइट की प्रेजेंस में लेते हैं, या फिर हम इस रिएक्शन को हाई टेम्परेचर कंडीशन में कंप्लीट करते हैं। और इस रिएक्शन में प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो एल्काइल हैलाइड इज फॉर्म्ड अलोंग विद HX। ये इस रिएक्शन के प्रोडक्ट हैं। मतलब ओवरऑल प्रोसेस की अगर बात की जाए तो आप ऐसा बोल सकते हैं, हाइड्रोजन ऑफ एल्केन इज रिप्लेस्ड बाय हैलोजन एंड वी गेट अल्काइल हैलाइड एज प्रोडक्ट। और देखो जैसा कि रिएक्शन कंडीशन से आपको समझ में आना चाहिए कि अगर हम रिएक्शन को लाइट की प्रेजेंस या टेम्परेचर कंडीशन में कंप्लीट करने की बात कर रहे हैं, तो जैसे कि हम बात करते हैं कि प्रेजेंस ऑफ लाइट और हाई टेम्परेचर, मतलब डेफिनेटली बॉन्ड हमने ब्रेक किया है। और अगर हमने बॉन्ड ब्रेक किया है तो फिर तो यहाँ पर होमोलाइसिस प्रोसेस होगा, सिंस दीज कंडीशंस आर फेवरेबल फॉर होमोलाइसिस। और अगर होमोलाइसिस प्रोसेस होगा तो फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। फ्री रेडिकल फॉर्मेशन होगा इसका मतलब रिएक्शन की मैकेनिज्म फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म। क्लियर हो रही बात है? और देखो क्यों हमें यहाँ पर लाइट की प्रेजेंस या टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि एल्केन्स आर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स एंड दे हैव स्ट्रांगली बॉन्डेड सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ना तो इनमें पोलैरिटी है और ना ही इनके पास लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड अवेलेबल है। तो जो इलेक्ट्रॉन फ्लो से हम बॉन्ड ब्रेक होने की बात करते हैं वो एल्केन की रिएक्शन में फिजिबल नहीं होगा तो बॉन्ड हमें ब्रेक करना पड़ेगा। और बॉन्ड अगर हमें ब्रेक करना होगा तो फोटोलाइसिस और थर्मोलाइसिस इज द चॉइस, इज द कंडीशन दैट इज रिक्वायर्ड टू इनिशिएट द रिएक्शन। सो मैकेनिज्म इन्वॉल्व इन द रिएक्शन विल बी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। क्लियर हो रही बात है? चलिए अब इस रिएक्शन के मैकेनिज्म मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, आप ध्यान देना। देखो इस रिएक्शन में सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो रिएक्शन मिक्सचर में हैलोजन मॉलिक्यूल प्रेजेंट है उसमें कुछ हैलोजन मॉलिक्यूल के बॉन्ड हम ब्रेक करते हैं लाइट की प्रेजेंस में या टेम्परेचर कंडीशन में। आप ध्यान देना, इसमें फ्यू X2 मॉलिक्यूल्स के जो बॉन्ड होंगे वो हम ब्रेक करेंगे लाइट की प्रेजेंस में या टेम्परेचर कंडीशन में। चलिए मान लेते हैं इसमें हमने लाइट की प्रेजेंस में बॉन्ड ब्रेक किया, मतलब फोटॉन्स, एनर्जी पैकेट्स, इसके थ्रू हम यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक करने की बात कर रहे हैं। और एक बात ध्यान देना, देखो जब हम इसमें रिएक्शन को इनिशिएट करने की बात करते हैं, बॉन्ड ब्रेक करने की बात करते हैं लाइट की प्रेजेंस में या टेम्परेचर कंडीशन में, तो ऐसा नहीं है कि लाइट की प्रेजेंस या टेम्परेचर कंडीशन जो है वो हमें लास्ट तक रिक्वायर्ड है। नो, लाइट की प्रेजेंस या टेम्परेचर कंडीशन जो है ये हमें लास्ट तक मेंटेन करने की जरूरत नहीं होती है। दिस कंडीशन इज रिक्वायर्ड टू जस्ट इनिशिएट द रिएक्शन। ये केवल रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए रिक्वायरमेंट है। एक बार अगर रिएक्शन इनिशिएट हो गई तो जो हम हाई टेम्परेचर की बात कर रहे हैं या लाइट की प्रेजेंस की बात कर रहे हैं वो कंडीशन आप हटा दें। एक बार अगर आपने रिएक्शन को इनिशिएट कर दिया तो आगे तो फिर रिएक्शन की कंटिन्यूटी जो है वो इटसेल्फ मेंटेन होगी। तो जो प्रेजेंस ऑफ लाइट या टेम्परेचर की हम बात करते हैं, एक तरह से ये आप कह सकते हैं रिएक्शन के इनिशिएटर है, ये रिएक्शन की इनिशिएटिंग कंडीशन है, आगे इसको मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। और साथ में मैं आपको ये भी बोल रहा हूँ कि इनिशियली जब हम बॉन्ड ब्रेक करते हैं X2 मॉलिक्यूल के, तो ऐसा नहीं है कि बहुत सारे X2 मॉलिक्यूल के बॉन्ड एक साथ ब्रेक करते हैं। नो, कुछ X2 मॉलिक्यूल के बॉन्ड हमें ब्रेक करने चाहिए। बहुत सारे X2 मॉलिक्यूल के बॉन्ड अगर आपने एक साथ ब्रेक किए, अगर हैलोजन फ्री रेडिकल अगर बहुत सारे फॉर्म हो गए तो रिएक्शन को कंट्रोल करना डिफिकल्ट होता है। ये बात आपको आगे क्लियर भी हो जाएगी कि अगर आप X2 मॉलिक्यूल में बहुत सारे X2 मॉलिक्यूल को एक साथ ब्रेक करते हैं, इंटेंस लाइट अगर आप प्रोवाइड करते हैं रिएक्शन में, तो द रिएक्शन बिकम्स अनकंट्रोल्ड। तो रिएक्शन को कंट्रोल मैनर में कंप्लीट करने के लिए इनिशियली कुछ X2 मॉलिक्यूल के ही बॉन्ड ब्रेक किए जाते हैं।
अब आप ध्यान देना, देखो मैंने आपसे कहा कि कुछ H2 मॉलिक्यूल के बॉन्ड हम ब्रेक करेंगे, और जैसा कि बॉन्ड हम ब्रेक करने की बात कर रहे हैं, प्रेजेंस ऑफ लाइट या टेम्परेचर, तो बॉन्ड फिशन का टाइप क्या होगा, होमोलाइसिस, और होमोलाइसिस होगा तो फिर तो इस केस में हम बात कर सकते हैं फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। यहां पर फ्री रेडिकल फॉर्मेशन हो जाएगा X डॉट। बस एक बार अगर आपने X डॉट का फॉर्मेशन कर दिया कुछ H2 मॉलिक्यूल के बॉन्ड ब्रेक करके, तो फिर अब हमें कोई टेंशन नहीं है। अब आप लाइट की प्रेजेंस या टेम्परेचर कंडीशन को हटा सकते हैं जो रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए रिक्वायर्ड थी। आगे तो रिएक्शन की कंडीशन जो है, रिएक्शन जो है वो इटसेल्फ आगे इसकी कंटिन्यूटी मेंटेन होगी। कैसे मेंटेन होगी आप ध्यान देना, देखो एक बार अगर आपने हैलोजन रेडिकल का फॉर्मेशन कर लिया तो अब हम कह सकते हैं हैलोजन रेडिकल इटसेल्फ इज हाईली रिएक्टिव स्पीशीज। फ्री रेडिकल है, जैसा कि हमने पहले भी बात की है, फ्री रेडिकल शॉर्ट लाइफ होती है, हाईली रिएक्टिव स्पीशीज है, ऑक्टेट हैलोजन के यहाँ पर इनकम्प्लीट है, तो ये अब इटसेल्फ रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा स्टेबलाइज होने के लिए। और ये अगर रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा स्टेबलाइज होने के लिए, तो क्वेश्चन है किससे रिएक्ट करेगा। देखो किससे रिएक्ट करेगा इसकी अगर हम बात करें तो ऐसा करते हैं, पॉसिबिलिटीज चेक करते हैं। यहां पर भी हम रिएक्शन में पॉसिबिलिटीज चेक करते हैं। पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकती है, देखो एक तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जो हैलोजन फ्री रेडिकल है वो हैलोजन फ्री रेडिकल के ही कांटेक्ट में आ जाए। हैलोजन रेडिकल के कांटेक्ट में आ जाए, क्योंकि अगर हैलोजन रेडिकल दूसरे हैलोजन रेडिकल के कांटेक्ट में आता है तो दोनों आपस में बॉन्डिंग करके एक स्टेबल मॉलिक्यूल H2 का फॉर्मेशन कर लेंगे। दिस इज वन ऑफ द पॉसिबिलिटी। सेकंड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, जो हैलोजन रेडिकल है वो H2 मॉलिक्यूल के कांटेक्ट में आ सकता है, या जो हैलोजन रेडिकल है वो एल्केन मॉलिक्यूल के कांटेक्ट में आ सकता है। ये यहां पर आप कह सकते हैं रिएक्शन में पॉसिबिलिटीज हैं X डॉट के रिएक्ट करने की। अब आप ध्यान देना, अगर आप इसमें प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे तो X डॉट के कांटेक्ट में है, इसकी प्रोबेबिलिटी कम है। ये X डॉट दूसरे X डॉट के कांटेक्ट में है, इसकी प्रोबेबिलिटी कम है, क्योंकि क्या मैं कह सकता हूं X डॉट की अवेलेबिलिटी कम है। और X डॉट की अवेलेबिलिटी कम क्यों है, क्योंकि हमने इनिशियली क्या किया है, कुछ X2 मॉलिक्यूल के बॉन्ड ब्रेक किए, फ्यू। बहुत सारे X2 मॉलिक्यूल के बॉन्ड ब्रेक करने के लिए मैंने आपको मना किया, क्योंकि अगर बहुत सारे X2 मॉलिक्यूल में आप एक साथ बॉन्ड ब्रेक करते हैं, इंटेंस लाइट में अगर आप रिएक्शन को इनिशिएट करते हैं, तो दिस रिएक्शन बिकम्स अनकंट्रोल्ड रिएक्शन। तो कंट्रोल मैनर में रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि कुछ X2 मॉलिक्यूल के ही बॉन्ड ब्रेक किए जाते हैं, तो फिर तो डेफिनेटली जो X डॉट अवेलेबल होंगे वो भी कम होंगे। तो X डॉट के कांटेक्ट में इसके चांसेस कम है। देखो ज्यादा चांसेस तो इसी बात के हैं कि X डॉट या तो एल्केन मॉलिक्यूल के कांटेक्ट में है, या फिर X डॉट X2 मॉलिक्यूल के कांटेक्ट में है, क्योंकि एल्केन और X2 मॉलिक्यूल आप कह सकते हैं रिएक्टेंट्स हैं जो ज्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल होंगे। ये बात क्लियर है। चलिए अब आप ध्यान देना, अगर हम प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग बात करें कि X डॉट की या तो प्रोबेबिलिटी है एल्केन के कांटेक्ट में आने की या फिर X2 के कांटेक्ट में आने की, ऐसे में अगर हम बात करें कि X डॉट अगर X2 के कांटेक्ट में आता है, तो ध्यान देना X डॉट अगर X2 के कांटेक्ट में आएगा तो इट विल बी अ नॉन प्रोडक्टिव स्टेप। X डॉट अगर X2 के कांटेक्ट में आता है, ये अगर इसका कॉलिजन अगर X2 के साथ में होता है तो ये एक नॉन प्रोडक्टिव स्टेप होगी, क्योंकि जैसे कि हम बात करते हैं कि फ्री रेडिकल जब अटैक करता है, फ्री रेडिकल जब इंटरैक्ट करता है, तो बॉन्ड फिशन का टाइप क्या होता है, होमोलाइसिस। और अगर होमोलाइसिस होता है तो फिर तो देखो इस प्रोसेस में क्या बनेगा, अगेन देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ X2 एंड X डॉट। तो फिर ये तो नॉन प्रोडक्टिव स्टेप होगी ना। X डॉट X2 से रिएक्ट कर रहा है, क्या फॉर्मेशन हो रहा है, X2 एंड X डॉट, तो वापस वही बात होगी। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि X डॉट का X2 से रिएक्ट करना एक नॉन प्रोडक्टिव स्टेप होगी। प्रोडक्टिव स्टेप क्या होगी, रिएक्शन कब आगे बढ़ेगी, जब X डॉट एल्केन के कांटेक्ट में आएगा तो रिएक्शन आगे फॉरवर्ड जाएगी। कैसे आप देखो, तो यहां पर अगर सेकंड स्टेप की बात की जाए तो अब ये रिएक्शन आगे मूव करेगी जब एल्केन और X डॉट आपस में इंटरैक्ट करेंगे, ठीक है। और जैसे कि हमने डिस्कस किया, देखो फ्री रेडिकल अगर इंटरैक्ट करता है तो बॉन्ड फिशन का टाइप होमोलाइसिस होता है। तो अब यहां पर होमोलाइसिस प्रोसेस होगा, और इस होमोलाइसिस प्रोसेस में अगर बात की जाए तो दो तरह के फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन एक्सपेक्टेड है, H डॉट एंड R डॉट। अच्छा बता सकते हैं X डॉट का बॉन्ड फॉर्मेशन किसके साथ में होगा, H के साथ में, R के साथ में। तो याद करो मैंने आपको पहले ही बताया, देखो अगर होमोलाइसिस प्रोसेस में हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होता है तो फ्री रेडिकल का जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा वो हाइड्रोजन के साथ में प्रेफर्ड होगा, क्योंकि H के साथ में बनने वाला बॉन्ड जो होगा वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। क्लियर हुई बात ये हमेशा आप याद रखें, अगर होमोलाइसिस में दो तरह के फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन एक्सपेक्टेड है, H डॉट एंड एनी अदर फ्री रेडिकल, तो H डॉट विल ऑलवेज रिएक्ट फर्स्ट। H डॉट हमेशा पहले रिएक्ट करेगा,
क्योंकि H डॉट के साथ जो बॉन्ड बनेगा वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। क्लियर हो रही बात ये? तो इस केस में अगर हम बात करें तो यहाँ पर H डॉट विल रिएक्ट फर्स्ट, इसका X डॉट के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन होगा और इस बॉन्ड फॉर्मेशन के साथ में यहां पर हम बात कर सकते हैं देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ R डॉट एंड HX। क्लियर बात ये? तो क्या हुआ देखो इस रिएक्शन में X डॉट यहां पर रिएक्ट किया और X डॉट यहां पर बॉन्ड फॉर्मेशन करके इटसेल्फ तो स्टेबलाइज हो चुका है, लेकिन यहां पर एक न्यू फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो चुका है और वो न्यू फ्री रेडिकल क्या बना इसमें? R डॉट। तो X डॉट इटसेल्फ स्टेबलाइज होकर यहां पर एक न्यू फ्री रेडिकल इसने जनरेट किया है, दैट इज R डॉट। तो अब R डॉट पार्टिसिपेट करेगा रिएक्शन में स्टेबलाइज होने के लिए। क्वेश्चन है R डॉट किससे रिएक्ट करेगा? अगर हम यहां पर पॉसिबिलिटीज की बात करें तो वन ऑफ द पॉसिबिलिटी इज R डॉट में रिएक्ट विथ अदर R डॉट। ऐसा हो सकता है कि जो R डॉट है वो रिएक्शन मिक्सचर में प्रेजेंट अदर R डॉट के कांटेक्ट में आ जाए और R डॉट कंबाइन होकर R2 फॉर्मेशन करे। सेकंड पॉसिबिलिटी हो सकती है कि R डॉट X डॉट के कांटेक्ट में है, RX का फॉर्मेशन हो। थर्ड पॉसिबिलिटी हो सकती है कि R डॉट X2 के कांटेक्ट में है और फोर्थ पॉसिबिलिटी हो सकती है कि R डॉट RH के कांटेक्ट में है। ये तो बात हो गई पॉसिबिलिटीज की। और फिर से अगर हम बात करें प्रोबेबिलिटी की तो देखो इनिशियली जो भी फ्री रेडिकल बनेगा वो किसी अदर फ्री रेडिकल के कांटेक्ट में है, इसके चांसेस कम है। ज्यादा चांसेस तो इसी बात के हैं कि जो भी फ्री रेडिकल इनिशियली फॉर्म होगा वो हमारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के कांटेक्ट में है, क्योंकि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ही रिएक्शन मिक्सचर में इनिशियली ज्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल है। देखो R डॉट के कांटेक्ट में है, इसके चांसेस कम है क्योंकि हम कह सकते हैं R डॉट कम अमाउंट में प्रेजेंट है। कम अमाउंट में प्रेजेंट क्यों है? क्योंकि R डॉट का फॉर्मेशन किसने किया? X डॉट ने। X डॉट इटसेल्फ कम अमाउंट में है और X डॉट कम अमाउंट में क्यों है? क्योंकि X डॉट का फॉर्मेशन किससे हुआ है? X2 बॉन्ड के ब्रेक होने से। और X2 के अगर डिकम्पोजिशन से X डॉट बना है तो वो हमने बात की है कि इनिशियली फ्यू X2 मॉलिक्यूल ही ब्रेक किए जाते हैं, बहुत सारे X2 मॉलिक्यूल एक साथ ब्रेक नहीं किए जाते हैं टू कंप्लीट द रिएक्शन इन कंट्रोल्ड मैनर। क्लियर हो रही बात ये? तो ऐसे में हम कह सकते हैं क्योंकि फ्यू X2 मॉलिक्यूल के बॉन्ड ब्रेक किए हैं तो X डॉट भी कम होंगे। X डॉट अगर कम होंगे आप कह सकते हैं यहां पर X डॉट भी कम होंगे, फ्यू X डॉट विल बी अवेलेबल इनिशियली। और X डॉट कम होंगे तो फिर R डॉट भी कम बनेंगे। तो R डॉट के कांटेक्ट में है, चांसेस कम। R डॉट X डॉट के कांटेक्ट में है, चांसेस कम, क्योंकि X डॉट भी कम है। ज्यादा चांसेस तो इसी बात के कि R डॉट या तो X2 मॉलिक्यूल के कांटेक्ट में है या फिर एल्केन मॉलिक्यूल के कांटेक्ट में है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और अब आप ध्यान देना, देखो R डॉट अगर RH के कांटेक्ट में आता है तो इट विल बी अ नॉन प्रोडक्टिव स्टेप। अगर ये R डॉट RH के कांटेक्ट में आया तो ये नॉन प्रोडक्टिव स्टेप होगी। आप सोचकर देखिए, R डॉट अगर RH का बॉन्ड ब्रेक करता है तो फिर से क्या बनेगा? अगेन देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ RH प्लस R डॉट। तो अगेन इट विल बी अ नॉन प्रोडक्टिव स्टेप। प्रोडक्टिव स्टेप तो ये होगी कि R डॉट X2 के कांटेक्ट में आए तो फिर ये रिएक्शन आगे बढ़ेगी। कैसे? आप देखो, R डॉट अगर X2 मॉलिक्यूल के कांटेक्ट में आता है तो अब आप ध्यान देना, यहां पर हम बात करेंगे होमोलाइसिस प्रोसेस होगा एंड वन ऑफ द हैलोजन विल रिएक्ट विद दिस R डॉट एंड नाउ देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ RX एंड अ न्यू X डॉट। अब यहां पर हम कह सकते हैं कि प्रोडक्ट RX का फॉर्मेशन स्टार्ट हो चुका है और इसके साथ में न्यू X डॉट का फॉर्मेशन हुआ है। अब ये जो X डॉट बना वो क्या होगा? वो फिर आगे रिएक्ट करेगा न्यू RH मॉलिक्यूल के कांटेक्ट में आएगा। क्योंकि देखो हमने यही कहा कि जो भी रेडिकल बनेगा वो इनिशियली रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के कांटेक्ट में आएगा, क्योंकि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स ही इनिशियली ज्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल है तो उन्हीं के कांटेक्ट में आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। और जैसे कि हम बात करें कि X डॉट X2 से रिएक्ट करें, ये एक नॉन प्रोडक्टिव स्टेप है। तो X डॉट जब RH के कांटेक्ट में आएगा मतलब ये X डॉट जब RH से रिएक्ट करेगा तो इस स्टेप का रिपीटेशन होगा और ये स्टेप अगर रिपीट होगी तो R डॉट बनेगा और R डॉट अगर बनेगा तो वो किससे रिएक्ट करेगा? X2 से। मतलब ये स्टेप रिपीट होगी, फिर X डॉट, देन अगेन न्यू X डॉट विल रिएक्ट विद न्यू RH मॉलिक्यूल, न्यू R डॉट फॉर्मेशन, न्यू R डॉट विल रिएक्ट विद X2 मॉलिक्यूल, न्यू X डॉट फॉर्मेशन, X डॉट विल रिएक्ट विद न्यू RH मॉलिक्यूल, R डॉट फॉर्मेशन, R डॉट विल रिएक्ट विद न्यू X2 मॉलिक्यूल, X डॉट फॉर्मेशन। मतलब अल्टीमेटली आप कह सकते हैं इन दोनों स्टेप्स का रिपीटेशन स्टार्ट हो जाएगा। यहां पर इन दोनों स्टेप्स का रिपीटेशन हो जाएगा और आप देखो ये स्टेप्स अगर रिपीटेडली होती रहेंगी तो इस रिपीटेशन में, इस साइकिल के रिपीटेशन में आप कह सकते हैं प्रोडक्ट मॉलिक्यूल का रिपीटेड फॉर्मेशन होता जाएगा और ये रिएक्शन इस तरह से आगे कंटिन्यूसली होती रहेगी। लेकिन देखो कंटिन्यूसली होती रहेगी लेकिन ऐसा नहीं कि रिएक्शन एंडलेस होगी।
एंडलेस तो नहीं होगी, ये साइकिल कहीं तो रुकेगा। कैसे रुकेगा आप देखो, आप सोचिए, अगर ये दोनों स्टेप्स कंटिन्यूसली होती रहेंगी तो फिर तो हम कह सकते हैं इन दोनों स्टेप्स में हमारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो है RH और X2 मॉलिक्यूल जो है वो रिएक्शन में रिपीटेडली कंज्यूम होते रहेंगे। और अगर कंज्यूम होते रहेंगे तो फिर तो एक स्टेज ऐसी भी आएगी कि जब RH और X2 मॉलिक्यूल ऑलमोस्ट कंज्यूम हो जाएंगे, ये मॉलिक्यूल जब रिएक्शन मिक्सचर में ऑलमोस्ट एग्जॉस्ट हो जाएंगे, तो वहां पर फिर चांसेस बनेंगे कि जो फ्री रेडिकल हैं वो हो सकता है आपस में कांटेक्ट में आ जाए। फिर उस कंडीशन में ऐसा होता है कि फ्री रेडिकल भी कांटेक्ट में आ सकते हैं। देखो इनिशियली मैंने आपसे कहा कि x डॉट के कांटेक्ट में इसके चांसेस कम है, r डॉट के कांटेक्ट में इसके चांसेस कम है। हमने कहा कि ज्यादा चांसेस इसी बात के हैं कि x डॉट RH से रिएक्ट करें और r डॉट X2 से रिएक्ट करें। लेकिन ये चांसेस कब तक ज्यादा हैं, ये प्रोबेबिलिटी कब तक ज्यादा है, जब तक RH और X2 मॉलिक्यूल मतलब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल सफिशिएंट अमाउंट में अवेलेबल है। लेकिन जैसे कि हम बात करें कि इन दोनों स्टेप्स का रिपीटेशन होगा, तो ये दोनों स्टेप्स अगर रिपीटेडली होती रहेंगी तो एक स्टेज तो ऐसी आएगी कि जब एल्केन और X2 मॉलिक्यूल हमारे ऑलमोस्ट कंज्यूम हो जाएंगे, वहां पर अब चांसेस होंगे जो फ्री रेडिकल है वो आपस में इंटरेक्ट कर जाएं। और जैसे कि हम बात करते हैं कि फ्री रेडिकल अगर आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो वो फिर रिएक्शन को टर्मिनेट करने वाली स्टेप होगी। कैसे, आप देखो, जब एल्केन और X2 मॉलिक्यूल ऑलमोस्ट कंज्यूम हो जाएंगे तो वहां पर फिर चांसेस होंगे कि ऐसा हो सकता है कि जो R डॉट है वो R डॉट के कांटेक्ट में आ जाए, और R डॉट अगर कांटेक्ट में आते हैं तो कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू विल रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल मॉलिक्यूल RR। ये भी चांस है कि X डॉट के कांटेक्ट में आ जाए, यहां भी कॉम्बिनेशन में एक स्टेबल मॉलिक्यूल X2 का फॉर्मेशन होगा, और एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि R डॉट और X डॉट कांटेक्ट में आ जाए तो अगेन कॉम्बिनेशन विल गिव अ स्टेबल मॉलिक्यूल। और जैसे कि हम बात करते हैं कि रेडिकल कॉम्बिनेशन विल गिव स्टेबल मॉलिक्यूल, और यहीं पर हमारी रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी। लेकिन क्या मैं कह सकता हूं इन फ्री रेडिकल्स के कांटेक्ट में आने की पॉसिबिलिटी कब बनेगी, लास्ट में, जब हमारे एल्केन और X2 मॉलिक्यूल मतलब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ऑलमोस्ट कंज्यूम हो चुके होंगे। और लास्ट में अगर ये कंबाइन होते हैं, लास्ट में अगर ये कॉम्बिनेशन बनता है तो हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, क्योंकि इस कॉम्बिनेशन से पहले अगर हम कह रहे हैं कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हमारे ऑलमोस्ट कंज्यूम हो चुके होंगे तो हमारे प्रोडक्ट मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका होगा। क्लियर हो रही बात है? सो दिस इज हाउ हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन विल टेक प्लेस। ये इस रिएक्शन की मैकेनिज्म है। अब जैसे कि हम बात करते हैं, देखो फ्री रेडिकल रिएक्शन में जो स्टेप्स होती हैं उनको हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपगेशन एंड चेन टर्मिनेशन। क्या आप बता सकते हैं, जैसा कि कंसेप्ट हमने डिस्कस किया है, मैंने आपको टेक्निक्स भी बताई है, आप बता सकते हैं इनमें से चेन टर्मिनेटिंग स्टेप कौन सी होगी? बोलिए। फोर्थ, यस, बिल्कुल सही, दिस इज चेन टर्मिनेटिंग स्टेप। याद करो, रेडिकल कॉम्बिनेशन टू गिव स्टेबल मॉलिक्यूल विल बी चेन टर्मिनेटिंग स्टेप। तो यहां पर हम बात कर सकते हैं इट विल बी चेन टर्मिनेटिंग स्टेप। ये चेन टर्मिनेटिंग स्टेप है। अच्छा, बता सकते हैं चेन प्रोपगेटिंग स्टेप कौन सी होगी? देखो, जो कंसेप्ट की अगर बात की जाए तो हमने डिस्कस किया कि जो स्टेप्स रिपीटेडली होंगी वो चेन प्रोपगेटिंग स्टेप्स होती हैं, मतलब सेकंड एंड थर्ड। और इसकी एक टेक्निक भी मैंने आपको बताई है। टेक्निक के अकॉर्डिंग भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि सेकंड एंड थर्ड आर चेन प्रोपगेटिंग स्टेप्स। कैसे? देखो, इस रिएक्शन में रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आर एल्केन एंड हैलोजन, यही तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स है ना। और जैसे कि हम बात करते हैं टेक्निक क्या है, दोनों रिएक्टेंट्स में से एक का स्टेबल मॉलिक्यूल अगर दूसरे के फ्री रेडिकल से रिएक्ट करता है तो दैट इज चेन प्रोपगेटिंग स्टेप। ये टेक्निक बताइए। तो देखो, एल्केन का स्टेबल मॉलिक्यूल और X2 का फ्री रेडिकल, या फिर X2 का फ्री स्टेबल मॉलिक्यूल और एल्केन का फ्री रेडिकल, ये अगर आपस में रिएक्ट करेंगे तो दैट इज चेन प्रोपगेटिंग स्टेप। तो यहां पर हम बात कर सकते हैं दीज आर चेन प्रोपगेटिंग स्टेप्स। और जैसे कि हम बात करते हैं चेन टर्मिनेटिंग स्टेप एंड चेन प्रोपगेटिंग स्टेप के अलावा जो भी बचेगा वो चेन इनिशिएटिंग स्टेप। तो यहां पर फर्स्ट स्टेप जो होगी वो चेन इनिशिएटिंग स्टेप हो जाएगी। दिस इज चेन इनिशिएटिंग स्टेप। और देखो, अब इससे एक बात तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि अगर ये चेन इनिशिएटिंग स्टेप है तो इसका मतलब लाइट की प्रेजेंस की जो हम बात करते हैं या हाई टेम्परेचर की जो हम बात करते हैं वो केवल
चेन को इनिशिएट करने के लिए रिक्वायर्ड है, रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए रिक्वायर्ड है, बाद में हमें लाइट की प्रेजेंस या टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। क्योंकि अगर आप बाद में देखेंगे तो जो X2 मॉलिक्यूल इनिशियली हमने प्रेजेंस ऑफ लाइट या टेम्परेचर कंडीशन में ब्रेक करने की बात की थी, एक बार कुछ मॉलिक्यूल अगर ब्रेक हो गए तो आगे तो X2 मॉलिक्यूल का ब्रेकेज रिपीटेडली इस चेन प्रोपेगेटिंग स्टेप में इटसेल्फ होता रहेगा। क्योंकि आप याद करें, हम ये भी बात करते हैं कि किसी भी फ्री रेडिकल रिएक्शन के सक्सेसफुली कंप्लीट होने के लिए जो इसकी चेन प्रोपेगेटिंग स्टेप्स होती हैं वो एक्सोथर्मिक होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये दोनों स्टेप्स एक्सोथर्मिक होंगी, तो ये दोनों स्टेप्स रिपीटेडली अपने आप होती रहेंगी, और अगर अपने आप होती रहेंगी तो X2 मॉलिक्यूल के बॉन्ड इटसेल्फ यहाँ पर ब्रेक होते रहेंगे। तो आपको इनिशियली कुछ X2 मॉलिक्यूल के ही बॉन्ड ब्रेक करने होते हैं लाइट की प्रेजेंस में या फिर टेम्परेचर कंडीशन में। तो प्रेजेंस ऑफ लाइट या टेम्परेचर लास्ट तक हमें रिक्वायर्ड नहीं होता है, ये इनिशियली रिक्वायर्ड होता है रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए। क्लियर हो गई बात ये? सो दिस इज अबाउट मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। अब इस रिएक्शन से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। देखो, पहला पॉइंट तो आप ये दे सकते हैं, द रिएक्शन कंप्लीट्स विद फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म। आप देख सकते हैं ये रिएक्शन फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म का एग्जांपल है। So the first point is the reaction completes with free radical substitution mechanism. सेकेंड पॉइंट, आप ध्यान देना, इस रिएक्शन में अगर आप डिफरेंट हैलोजेंस लें लाइक फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, और उनका अगर आप रिएक्टिविटी कंपैरिजन करते हैं तो आप ध्यान दीजिएगा, if you compare reactivity of different halogens for the reaction, what do you think which will be more reactive, F2 और I2? क्या लगता है आपको सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, फ्लोरीन मॉलिक्यूल या X2 मॉलिक्यूल, फ्लोरीन मॉलिक्यूल या फिर I2 मॉलिक्यूल? क्या लगता है आपको? देखो, आप ध्यान देना, ये क्वेश्चन जब स्टूडेंट से पूछा जाता है तो मोस्टली स्टूडेंट का इसमें आंसर होता है कि I2 सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। जबकि आप ध्यान देना, इस रिएक्शन में अगर हम बात करें तो इट्स नॉट I2, इट इज F2, फ्लोरीन मॉलिक्यूल दैट इज मोस्ट रिएक्टिव अमंग ऑल हैलोजेंस फॉर दिस रिएक्शन। आप ध्यान दीजिएगा, इस केस में अगर हैलोजेंस के रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात की जाए तो हमें रिएक्टिविटी ऑर्डर ये मिलता है, दिस इज द रिएक्टिविटी ऑर्डर, F2, Cl2, Br2 एंड I2। जबकि आप ध्यान देना, यूजुअली इसमें स्टूडेंट जो आंसर देते हैं उनका आंसर यूजुअली मोस्ट ऑफ स्टूडेंट का आंसर होता है इसमें I2 सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, और शायद ये सोच करके वो आंसर देते हैं कि I2 बॉन्ड सबसे वीक है। देखो, I2 बॉन्ड, अगर XX बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात की जाए, ध्यान देना, अगर मैं यहां पर XX बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करता हूं, अगर मैं यहां पर XX बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करता हूं तो XX बॉन्ड स्ट्रेंथ में तो आप कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा वीक बॉन्ड जो होगा वो I2 होगा। अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात की जाए तो यहां पर वीकेस्ट बॉन्ड जो होगा वो I2 होगा। ये बात तो सही है, I2 बॉन्ड सबसे वीक होगा, और उसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि I2 शुड बी मोस्ट रिएक्टिव। अच्छा, चलो बॉन्ड स्ट्रेंथ में अगर बात की जाए तो I2 बॉन्ड सबसे वीक होगा, उसके बाद में कौन सा आएगा, I2 बॉन्ड के बाद में कौन सा आएगा, उससे स्ट्रॉन्गर बॉन्ड कौन सा होगा? आपने हैलोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ पढ़ी होगी, और मैं ये इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि इसमें ऑर्डर में थोड़ा सा एक्सपेक्टेड से डिफरेंट ऑर्डर मिलता है। स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड F2 होना चाहिए,
फिर क्लोरीन होना चाहिए, फिर ब्रोमीन मॉलिक्यूल का होना चाहिए और फिर I2 का होना चाहिए। जबकि आप अगर याद करें तो इनऑर्गेनिक में भी आपने पढ़ा होगा सबसे वीक बॉन्ड I2 होता है और उससे फिर स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है F2। इसमें ऑर्डर में थोड़ा सा चेंज आता है, फिर आता है इसमें Br2 और सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है इसमें Cl2। I2 बॉन्ड सबसे वीक होता है साइज के अकॉर्डिंग, लेकिन उसके बाद में फिर नंबर आता है F2 का। जबकि साइज के अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो फ्लोरीन का साइज तो सबसे छोटा है, ये बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, लेकिन फिर ये भी होता है कि स्मॉल साइज होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन होती है वो बहुत ज्यादा होती है और यहां पर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, लोन पे रिपल्शन से बॉन्ड वीक हो जाता है और F2 बॉन्ड भी इजीली ब्रेक होता है। इसीलिए हम बात करते हैं कि बॉन्ड स्ट्रेंथ में तो फिर क्लोरीन मॉलिक्यूल की बॉन्ड सबसे ज्यादा है, बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है, फिर आता है ब्रोमीन मॉलिक्यूल, फिर आता है F2 और फिर आता है I2। और अगर मैं बॉन्ड स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग रिएक्टिविटी की बात करूं, जो पॉइंट मैं डिस्कस कर रहा हूं उसमें अगर मैं बॉन्ड स्ट्रेंथ वाले फैक्टर को इन्वॉल्व करता हूं तो फिर तो I2 सबसे ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए क्योंकि इसका बॉन्ड सबसे वीक है, उसके बाद में F2 आना चाहिए, फिर Br2 और फिर Cl2। लेकिन ऑर्डर ऐसा नहीं है, ऑर्डर ऐसा नहीं है। ऑर्डर की अगर बात की जाए तो रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट हैलोजेंस फॉर द रिएक्शन इज फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। और ये डेफिनेटली अगर ये ऑर्डर है तो इसका मतलब यहां पर कंपैरिजन का बेसिस बॉन्ड स्ट्रेंथ तो नहीं है, क्योंकि अगर कंपैरिजन का बेसिस बॉन्ड स्ट्रेंथ होता तो फिर तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होना चाहिए था? I2, क्योंकि I2 बॉन्ड सबसे वीक है तो बॉन्ड सबसे पहले ब्रेक होगा, तो फिर तो I2 मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए था। लेकिन सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन बता रहा हूं मैं? F2। इसका मतलब यहां पर हम बात कर सकते हैं कंपैरिजन का बेसिस बॉन्ड स्ट्रेंथ तो नहीं है। क्वेश्चन है फिर कंपैरिजन का बेसिस क्या है और हम यहां पर कंपैरिजन में बॉन्ड स्ट्रेंथ को बेसिस क्यों नहीं ले रहे हैं, जरा इस बात को डिस्कस करते हैं। आप ध्यान देना, देखो इस रिएक्शन में अगर हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप की बात करें, RDS की अगर बात करें, तो जो सबसे स्लो स्टेप होगा वो रिएक्शन का RDS होगा। और क्या लगता है इन स्टेप्स में सबसे स्लो स्टेप कौन सा होना चाहिए? देखो एक बात तो पक्का है कि फोर्थ स्टेप तो इसमें सबसे स्लो नहीं हो सकता है, इनफैक्ट फोर्थ स्टेप तो सबसे फास्ट होगा। क्यों? क्योंकि यहां तो केवल रेडिकल कॉम्बिनेशन हो रहा है, बॉन्ड तो कोई ब्रेक ही नहीं हो रहा है, यहां तो केवल बॉन्ड फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। और अगर ओनली बॉन्ड फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं तो रेडिकल कॉम्बिनेशन में सिंस देयर इज ओनली बॉन्ड फॉर्मेशन इट विल बी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, तो ये प्रोसेस तो फास्ट होगा। अगर हम स्लो प्रोसेस की बात करेंगे तो स्लो प्रोसेस हमारे पास 1 2 3 स्टेप्स में से कोई होगा। और 1 2 3 में अगर बात की जाए तो ध्यान देना सबसे स्लो स्टेप होगा इसमें सेकंड। जो सबसे स्लो स्टेप होगा वो यहां पर सेकंड स्टेप होगा, इसलिए क्योंकि अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट एंड थर्ड में बॉन्ड कौन सा ब्रेक हो रहा है? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। फर्स्ट एंड थर्ड स्टेप में अगर आप देखेंगे तो देयर इज ब्रेकेज ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ब्रेकेज ऑफ बॉन्ड ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। जबकि सेकंड स्टेप में किसका बॉन्ड ब्रेक हो रहा है? RH बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। अब जरा बताओ XX बॉन्ड स्ट्रांग होगा या RH बॉन्ड स्ट्रांग होगा? आंसर है RH बॉन्ड स्ट्रांग होगा, H का स्मॉल साइज। और आप सोचिए अगर हम बात करें कि XX और RH में RH बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग है तो फिर तो RH बॉन्ड अगर स्ट्रांग होगा तो फिर तो यहां पर RH बॉन्ड का ब्रेक होना XX बॉन्ड के ब्रेक होने के कंपैरिजन में स्लो प्रोसेस होगा, और अगर स्लो प्रोसेस होगा तो ये रिएक्शन का RDS होगा। तो क्योंकि RH बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन XX बॉन्ड, इसलिए हम बात करते हैं कि ये बॉन्ड, ये प्रोसेस, ये वाला स्टेप यहां पर स्लो होगा क्योंकि फर्स्ट एंड थर्ड में XX बॉन्ड ब्रेक हुआ है और XX बॉन्ड इज वीकर देन RH बॉन्ड। तो सेकंड स्टेप क्योंकि रिएक्शन का स्लो स्टेप है तो फिर ये रिएक्शन का RDS होगा। और ये अगर रिएक्शन का RDS है तो इसका मतलब एक बात तो क्लियर है, देखो एक बात तो क्लियर है कि XX बॉन्ड का ब्रेक होना रिएक्शन के रेट को डिसाइड नहीं कर रहा है, और अगर XX बॉन्ड का ब्रेक होना रिएक्शन के रेट को डिसाइड नहीं कर रहा है तो फिर कंपैरिजन का बेसिस XX बॉन्ड स्ट्रेंथ तो नहीं होना चाहिए। इसीलिए मैंने यहां पर कहा कि हम यहां पर बॉन्ड स्ट्रेंथ के बेसिस पर कंपैरिजन नहीं करेंगे क्योंकि XX बॉन्ड का ब्रेक होना रिएक्शन का RDS नहीं है। आप ध्यान देना, यहां पर अगर आप ध्यान दें तो ब्रेकेज ऑफ XX बॉन्ड दैट इज फर्स्ट एंड थर्ड स्टेप इज नॉट RDS, ये RDS नहीं है। इनफैक्ट आप ये कह सकते हैं XX बॉन्ड का ब्रेक होना नहीं, X डॉट का रिएक्ट करना RDS है, क्योंकि RDS में अगर आप देखेंगे तो RDS में X डॉट रिएक्ट कर रहा है ना कि XX बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। सो इट्स नॉट XX bond breakage, it's not breakage of XX bond, it is reaction of X dot
दैट इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और अगर x डॉट का रिएक्ट करना RDS है तो फिर तो हमें ये देखना होगा कि F डॉट, Cl डॉट, Br डॉट और I डॉट में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा। और ये तो मैंने आपको बताया भी है कि फ्लोरीन फेडिकल, क्लोरीन फेडिकल, ब्रोमीन फेडिकल और आयोडीन फेडिकल की अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, F डॉट। याद करो I डॉट तो लिथार्जिक होता है, सबसे कम रिएक्टिव होता है। और ये रीजन है कि इस रिएक्शन के लिए अगर हम डिफरेंट हैलोजेंस की बात करें तो F2 इज मोस्ट रिएक्टिव। किस बेसिस पर? इज इट बेस्ड ऑन बॉन्ड स्ट्रेंथ? नो, इट इज बेस्ड ऑन रिएक्टिविटी ऑफ X डॉट। और X डॉट रिएक्टिविटी की अगर बात की जाए तो F डॉट सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है। और हमने यहां पर XX बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात क्यों नहीं की? क्योंकि XX बॉन्ड का ब्रेक होना RDS नहीं है, X डॉट का रिएक्ट करना RDS है। और अगर X डॉट का रिएक्ट करना RDS है तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, F डॉट। और सबसे कम रिएक्टिव कौन है, I डॉट। इसीलिए हम बात करते हैं कि F डॉट के करस्पॉन्डिंग F2 सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। और क्योंकि I डॉट की रिएक्टिविटी सबसे कम है तो उसके करस्पॉन्डिंग I2 की रिएक्टिविटी सबसे कम हो जाएगी। क्लियर होगी बात ये? तो ये जो हम यहां पर रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात कर रहे हैं, इज इट बेस्ड ऑन बॉन्ड स्ट्रेंथ? नो, इट इज बेस्ड ऑन रिएक्टिविटी ऑफ X डॉट। इट इज बेस्ड ऑन रिएक्टिविटी ऑफ X डॉट। ये X डॉट की रिएक्टिविटी के बेसिस पर हमने बात की है। क्लियर बात ये? चलिए, दिस इज पॉइंट नंबर 2। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। और थर्ड पॉइंट में बात करते हैं रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट हाइड्रोजन्स प्रेजेंट इन एन एल्केन मॉलिक्यूल। देखो, अगर आप एक एल्केन मॉलिक्यूल में प्रेजेंट डिफरेंट हाइड्रोजन्स का रिएक्टिविटी कंपैरिजन करते हैं फॉर दिस रिएक्शन, तो व्हाट इज द ऑर्डर? द ऑर्डर इज 3 डिग्री हाइड्रोजन प्रेजेंट इन द एल्केन मॉलिक्यूल विल बी मोस्ट रिएक्टिव, देन इट विल बी 2 डिग्री हाइड्रोजन एंड देन इट विल बी 1 डिग्री हाइड्रोजन। चलिए इसको मैं आपको एग्जांपल से क्लियर करता हूं, आप ध्यान देना। सपोज आपको ये एल्केन मॉलिक्यूल दिया हुआ है और इस एल्केन मॉलिक्यूल में इन 3 हाइड्रोजन्स का अगर हमें रिएक्टिविटी कंपैरिजन करना है फॉर दिस रिएक्शन, तो कौन सा हाइड्रोजन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा? देखो, इन 3 हाइड्रोजन्स को अगर हम डिग्री के रिस्पेक्ट में कैटेगराइज करते हैं तो सी दिस हाइड्रोजन, इट इज 1 डिग्री हाइड्रोजन। व्हाई इज इट 1 डिग्री हाइड्रोजन? सिंस इट इज बॉन्डेड विद 1 डिग्री कार्बन, इट इज बॉन्डेड विद 1 डिग्री कार्बन, सो इट इज 1 डिग्री हाइड्रोजन। व्हाई इज इट 1 डिग्री कार्बन? Since it is bonded with only one other carbon atom, that's why it is 1 degree. And when the carbon is bonded with 2 other carbon atoms, it is called 2 degree carbon, and the hydrogen bonded with 2 degree carbon is called 2 degree hydrogen. And when a carbon is bonded with 3 other carbon atoms, like this carbon, it is bonded with 3 other carbon atoms, it is called 3 degree carbon, and hydrogen present on 3 degree carbon is called 3 degree hydrogen. So this is 3 degree hydrogen, right? And now if you compare reactivity of these 3 hydrogens for the reaction, the order comes to be 3 degree, 2 degree, 1 degree hydrogen in decreasing order. और उसका रीजन क्या? देखो, ये 3 डिग्री हाइड्रोजन यहां पर सबसे ज्यादा रिएक्टिव क्यों है? क्योंकि 3 डिग्री हाइड्रोजन के करस्पॉन्डिंग जो ब्रेक होगा वो 3 डिग्री हाइड्रोजन के करस्पॉन्डिंग जो बॉन्ड ब्रेक होगा वो सबसे आसानी से ब्रेक होगा। और ये बॉन्ड सबसे इजीली ब्रेक क्यों होगा, समझ में आ रहा है? क्योंकि इसके करस्पॉन्डिंग जो फ्री रेडिकल बनेगा, इसके करस्पॉन्डिंग जो फ्री रेडिकल बनेगा R डॉट, वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, बिकॉज दिस फ्री रेडिकल विल बी स्टेबलाइज्ड बाय 3 + 3 + 2 8 अल्फा हाइड्रोजन्स। आप सोचिए, अगर इसके करस्पॉन्डिंग बॉन्ड ब्रेक करते हैं तो इसे कितने इस फ्री रेडिकल को
स्टेबिलिटी के लिए कितने अल्फा हाइड्रोजन मिलेंगे? 3 + 1 4 अल्फा हाइड्रोजन। देखो यहां पर इस फ्री रेडिकल को मिलेंगे 4 अल्फा हाइड्रोजन। इस फ्री रेडिकल की अगर बात की जाए तो 3 + 3 + 2 इसे यहां पर मिलने वाले 8 अल्फा हाइड्रोजन। और इसके करस्पॉन्डिंग जो फ्री रेडिकल बनेगा, इस फ्री रेडिकल की अगर बात की जाए तो इसे कितने अल्फा हाइड्रोजन मिलेंगे? 2। तो फिर तो हम बात कर सकते हैं सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए कौन से फ्री रेडिकल को मिलेंगे? 3 डिग्री हाइड्रोजन के करस्पॉन्डिंग जो फ्री रेडिकल बनेगा उसे। तो फिर तो हम कह सकते हैं ये फ्री रेडिकल सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, और जो फ्री रेडिकल सबसे ज्यादा स्टेबल होगा उसी को बनाना सबसे आसान होगा, वो सबसे इजीली बनेगा। क्योंकि जितना फ्री रेडिकल अनस्टेबल होगा, आप कह सकते हैं उसका फॉर्मेशन उतना स्लो होगा। कौन सा मॉलिक्यूल इजीली बनेगा, स्टेबल या अनस्टेबल? स्टेबल, क्योंकि अनस्टेबल मॉलिक्यूल की आप कह सकते हैं फॉर्मेशन की टेंडेंसी कम होगी, उसको बनाना डिफिकल्ट होगा। और जैसे कि हम बात कर रहे हैं, देखो यहां पर अगर मैं एल्केन के करस्पॉन्डिंग बात करूं, जैसे मैंने हेलोजन के करस्पॉन्डिंग बात की, तो मैंने कहा भाई आरडीएस में XX बॉन्ड ब्रेक नहीं हो रहा है, X डॉट का रिएक्ट करना आरडीएस। और अगर मैं एल्केन मॉलिक्यूल के करस्पॉन्डिंग बात करूं तो ध्यान देना, हम कह सकते हैं RH बॉन्ड का ब्रेक होना आरडीएस है। और अगर RH बॉन्ड का ब्रेक होना आरडीएस है तो बस आपको देखना है कि जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे आसानी से ब्रेक होगा, जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे इजीली ब्रेक होगा, वो सबसे फास्ट, वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, उस हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन सबसे आसान होगा। और कौन सा RH बॉन्ड सबसे इजीली ब्रेक होगा? तो देखो जब RH बॉन्ड ब्रेक होगा तो बनेगा R डॉट। और क्या मैं कह सकता हूं, अगर R डॉट का बनना RDS है तो जितना R डॉट फास्ट बनेगा रिएक्शन उतना फास्ट होगी, और R डॉट फास्ट बने, R डॉट के बनने की टेंडेंसी ज्यादा हो, इसके लिए R डॉट कैसा होना चाहिए? स्टेबल। क्योंकि R डॉट जितना अनस्टेबल होगा, जितना ज्यादा अनस्टेबल होगा, आप कह सकते हैं इसका फॉर्मेशन उतना स्लो होगा। तो R डॉट फास्ट बने, इसके लिए R डॉट स्टेबल होना चाहिए। और R डॉट की अगर मैं स्टेबिलिटी को कंपेयर करता हूं तो ये फ्री रेडिकल सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, बिकॉज इट विल बी स्टेबलाइज्ड बाय 8 अल्फा हाइड्रोजन। तो इस रेडिकल का फॉर्मेशन सबसे आसान होगा। फॉर्मेशन सबसे आसान होगा मतलब ये बॉन्ड सबसे इजीली ब्रेक होगा, ये बॉन्ड सबसे इजीली ब्रेक होगा मतलब इस हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करना सबसे आसान होगा। तो 3 डिग्री हाइड्रोजन यहाँ पर सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। और ये कंपैरिजन हमने किस बेसिस पर किया है? तो आप कह सकते हैं इट इज बेस्ड ऑन स्टेबिलिटी ऑफ R डॉट। इट इज बेस्ड ऑन स्टेबिलिटी ऑफ R डॉट। क्लियर होगी बात ये? सो दिस इज अबाउट द पॉइंट नंबर 3। तो फर्स्ट पॉइंट में हमने डिस्कस किया द टाइप ऑफ रिएक्शन इज फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। सेकंड पॉइंट में मैंने आपको बताया रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट हैलोजेंस फॉर द रिएक्शन दैट इज फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन बेस्ड ऑन रिएक्टिविटी ऑफ X डॉट। और थर्ड पॉइंट में मैंने आपको बताया रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट हाइड्रोजन प्रेजेंट इन एल्केन मॉलिक्यूल दैट इज 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री हाइड्रोजन बेस्ड ऑन रिएक्टिविटी ऑफ बेस्ड ऑन स्टेबिलिटी ऑफ R डॉट। क्लियर बात ये? और अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 में। और पॉइंट नंबर 4 में मैं यहां पर इसे रिलेट करूंगा स्टीरियोकेमिस्ट्री से। हम इस रिएक्शन को ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म से रिलेट करेंगे। कैसे, आप ध्यान देना। देखो यहां पर जो रिएक्शन में हमने 4 स्टेप्स डिस्कस किए हैं, इन 4 स्टेप्स की अगर बात की जाए तो ध्यान देना, इन 4 स्टेप्स में से ये थर्ड स्टेप है जहां पर हम प्रोडक्ट मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। थर्ड स्टेप ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट मॉलिक्यूल RX। और इस थर्ड स्टेप में क्या हो रहा है? देखो R डॉट रिएक्ट्स विद X2 टू गिव RX, राइट? अब आप ध्यान देना, देखो मान लेते हैं कि रिएक्शन में जो R डॉट बना है, ध्यान देना, मान लेते हैं इस रिएक्शन में जो R डॉट बना है वो ये फ्री रेडिकल है। सपोज दिस फ्री रेडिकल इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग द हैलोजनेशन ऑफ एल्केन। और इस फ्री रेडिकल का जब X2 के साथ में इंटरेक्शन होगा, देखो ये फ्री रेडिकल जब X2 के साथ में रिएक्ट करेगा
when alkyl radical will react with X2 there will be formation of RX. तो अब आप देखो ये जब X2 से रिएक्ट करेगा तो प्रोसेस में क्या होगा, there will be homolysis process and in this homolysis process X dot will get combined with this C dot to form RX as the product. ये थर्ड स्टेप है जो हमने डिस्कस किए. अब आप ध्यान दें, देखो ये यहां पर हाइड्रोजन के साथ में जब इसका बॉन्ड फॉर्मेशन होगा तो इसके करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट जो आपको मिलेगा वो ये प्रोडक्ट मिल जाएगा. ये बात क्लियर हो रही है. और अब आप ध्यान देना, अगर मैं इस रिएक्शन को स्टीरियोकेमिस्ट्री से रिलेट करता हूं तो जैसा मैंने यहां पर एग्जांपल लिया अल्काइल फ्री रेडिकल का, उसके करस्पॉन्डिंग अगर आप प्रोडक्ट मॉलिक्यूल को चेक करेंगे तो प्रोडक्ट मॉलिक्यूल इज हैविंग कायरल कार्बन. आप देखो इस प्रोडक्ट मॉलिक्यूल में अगर आप ध्यान दें तो दिस कार्बन इज कायरल, ये कार्बन अब यहां पर कायरल कार्बन है. So in this process you can see that there is generation of chiral carbon. और ये chiral carbon कैसे generate हुआ है? When alkyl radical gets combined with halogen. When alkyl radical interacts with halogen molecule, there is formation of this chiral carbon. और अब आप ध्यान देना, देखो यहाँ पर halogen molecule जिस radical के साथ में interact किया है, जो reaction की site है, क्या मैं कह सकता हूँ वहां पर कार्बन का hybridization sp2 है. This carbon is sp2 hybridized और hybridization अगर sp2 है तो क्या मैं कह सकता हूं फिर तो ये प्लेनर साइट है. फिर तो यहां पर साइट कैसी है, प्लेनर साइट है. This carbon is sp2 कार्बन और अगर sp2 कार्बन है तो यहां पर हम कह सकते हैं साइट जो है वो ट्राइगोनल प्लेनर साइट है, राइट. और बिल्कुल ये कंसेप्ट हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर इस प्लेनर साइट पर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इंटरेक्ट करेगा तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का इंटरेक्शन इस प्लेनर साइट पर, दिस इज सपोज, ध्यान देना, ये कंडीशन है देखो आपके पास, दिस इज सपोज एल्काइल फ्री रेडिकल, ये रेडिकल आपके पास है, दिस इज सी डॉट आर R1 एंड R2. ये कार्बन यहां पर sp2 है. शेप की अगर बात करोगे तो प्लेनर शेप है. और अगर इस प्लेनर शेप के मैं इस मॉलिक्यूल की अगर X2 मॉलिक्यूल के साथ में इंटरेक्शन की बात करता हूं तो जैसे कि हमने डिस्कस किया कि प्लेनर साइड पर जो रिएजेंट मॉलिक्यूल है वो प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस पर दोनों साइड से अप्रोच कर सकता है. और देखो जब यहां पर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इसमें इंटरेक्ट करेगा और ये कंपाउंड जब बनेगा तो आप देख सकते हैं नाउ दिस कार्बन व्हिच वाज sp2 कार्बन इज नाउ sp3 कार्बन. और अगर कार्बन sp3 है तो शेप चेंज होगा, टेट्राहेड्रल. कैसे देखो, अब आप ध्यान देना, इस प्लेनर साइड पर हाइड्रोजन अगर इस साइड से ऐड होता है तो इसके करस्पॉन्डिंग टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल आपको ये मिलेगा. और क्योंकि प्लेनर साइड पर परपेंडिकुलर एक्सिस से अप्रोच इस साइड से भी हो सकती है, अपोजिट साइड से, यहां से अगर हाइड्रोजन ऐड होगा तो इसके करस्पॉन्डिंग जो मॉलिक्यूल बनेगा वो ये मॉलिक्यूल बनेगा. और अब आप ध्यान देना, अगर इस मॉलिक्यूल के सामने आप यहां पर मिरर इमेजिंग करें तो इस मिरर में इस मॉलिक्यूल की इमेज कौन सा मॉलिक्यूल बनेगा, ये मॉलिक्यूल. और क्या मैं कह सकता हूं इस मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन भी पॉसिबल होगा रिएक्शन में, क्योंकि इस प्लेनर साइड पर हाइड्रोजन इस साइड से भी ऐड हो सकता है और इस साइड से भी ऐड हो सकता है. तो अगर इस साइड से ऐड हुआ तो ये मॉलिक्यूल बना, और अगर इस साइड से ऐड हुआ तो ये मॉलिक्यूल बना. एंड दिस मॉलिक्यूल दीज आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर. और इन मिरर इमेज मॉलिक्यूल में अगर ये कार्बन कायरल है और इस कायरल कार्बन पर अगर कॉन्फ़िगरेशन आर कॉन्फ़िगरेशन है तो जो मिरर इमेज मॉलिक्यूल बनेगा अपोजिट साइड से एडिशन से, वहां पर कॉन्फ़िगरेशन कैसा आएगा, एस कॉन्फ़िगरेशन आएगा. तो यहां पर हम बात कर सकते हैं, देखो क्योंकि इस प्लेनर साइड पर हाइड्रोजन की अप्रोच दोनों साइड से हो सकती है. अगर दोनों साइड से हो सकती है तो साथ में हमें यह पॉसिबिलिटी भी लेनी होगी कि अगर X2 मॉलिक्यूल इसमें अपोजिट साइड से ऐड होता है, अपोजिट साइड से अगर इंटरेक्ट करता है और हाइड्रोजन अगर इसमें अपोजिट साइड से ऐड होता है तो फिर तो इस अप्रोच के साथ में, इस अप्रोच से जो मॉलिक्यूल बनेगा वो मॉलिक्यूल हम कह सकते हैं इस मॉलिक्यूल का मिरर इमेज होगा. Now these are mirror image molecules of each other. और इन मिरर इमेज मॉलिक्यूल्स में इन दोनों कायरल कार्बन के करस्पॉन्डिंग अगर कॉन्फ़िगरेशन की बात की जाए तो ध्यान देना, यहां पर अगर कॉन्फ़िगरेशन आर कॉन्फ़िगरेशन है, सपोज कॉन्फ़िगरेशन ऑन दिस कायरल कार्बन इज आर
then configuration of this molecule about the chiral carbon will be S. अब मुझे बताओ, इस प्लेनर साइड पर हाइड्रोजन इस साइड से अप्रोच करेगा या इस साइड से अप्रोच करेगा? आंसर है दोनों साइड से अप्रोच करेगा. अब जरा सोचिए, अगर प्लेनर साइड पर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन इस साइड से अप्रोच किया तो ये टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल बनेगा, और अगर प्लेनर साइड पर हाइड्रोजन इस साइड से ऐड हुआ तो टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल ये बनेगा. और इन दोनों के बीच में अगर आप मिरर प्लेस करेंगे तो दीज टू मॉलिक्यूल्स विल बी मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर. ऐसे में हम बात कर सकते हैं कि यहां पर अगर R कॉन्फ़िगरेशन है तो यहां पर कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो जाएगा? S. मतलब ये आप कह सकते हैं, देखो, दैट मीन्स इफ देयर इज जनरेशन ऑफ कायरल कार्बन ड्यूरिंग द रिएक्शन, देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ R and S configuration, mixture of the molecules having R and S configuration about that chiral carbon, it will be formed as product. Clear हो रही बात ये? आप ध्यान देना. So the point related to stereochemistry of the reaction is, if chiral carbon is generated during the reaction, if chiral carbon is generated during the reaction, equimolecular mixture of the compounds having R and S configuration, with respect to that chiral carbon is formed as product. तो जिस कायरल कार्बन का जनरेशन इस हाइड्रोजन के एडिशन से हुआ है, उसके करस्पॉन्डिंग आपको R and S कॉन्फ़िगरेशन वाले मॉलिक्यूल्स का इक्विमोलिकुलर मिक्सचर मिलेगा, क्योंकि प्लेनर साइड पर, इस फ्री रेडिकल पर, इस प्लेनर साइड पर हाइड्रोजन दोनों साइड से ऐड हो सकता है. अगर इस साइड के एडिशन से R कॉन्फ़िगरेशन वाला मॉलिक्यूल बना तो अपोजिट साइड के एडिशन से आपको S कॉन्फ़िगरेशन वाला मॉलिक्यूल बनेगा, और प्रोडक्ट तो दोनों तरह के मॉलिक्यूल्स बनेंगे. मतलब इक्विमोलिकुलर मिक्सचर ऑफ द कंपाउंड्स having R and S configuration with respect to that chiral carbon which has been generated during the reaction will be formed as product. Clear बात ये? So this is about stereochemistry of the reaction. तो ये मैंने यहाँ पर alkane halogenation से related general points complete कर लिए हैं. 4 points मैंने आपको explain किए. This is stereochemistry of the reaction. Reactivity of different hydrogens for the reaction. Reactivity of different halogens for the reaction. Mechanism involved in the reaction, that is the detailed mechanism of the reaction, and this is net reaction. It is about halogenation of alkanes.